नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज ये आपका 2 फरवरी 2023 की प्रथम शिफ्ट का यह पेपर जीएस का आया है आपके सामने। इसमें 20 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको जीएस के क्वेश्चनों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले 1 फरवरी 2023 के जो 4 शिफ्टें थीं उनके आप लोगों ने सोल्यूशन देख चुके हैं और उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप अपनी समझ को बढ़ा चुके होंगे। आज देखते हैं कि ये 2 फरवरी की जो प्रथम शिफ्ट में थी इसमें 20 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, उनके हल किस प्रकार से हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मालवा क्षेत्र आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ की ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और आपको बताना है यह नृत्य इसमें से कौन सा है। डांडिया रास नृत्य, थिरियाटम नृत्य, पढ़ियन नृत्य और मटकी नृत्य। आप लोगों ने यदि नृत्य मध्य प्रदेश के पढ़े हैं तो कम से कम 20-25 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि जो एसएससी जीटी है ये नृत्य जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अंदर से पूछ लेती है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछती है। आपसे पिछले वीडियो में बताया था, हमने नृत्य करवाए भी हैं, बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा या मटकी नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य के अंतर्गत जो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा यह किया जाता है और यह एक मध्य प्रदेश का नृत्य है। आइए हम कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में देखते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिससे वो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएं जो हमसे बन सकें। पहला नृत्य देखते हैं, निमाड़। ये निमाड़ जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के निमाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिले में सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र से प्रसिद्ध लोक नृत्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है जो आपको बताया गया है। ये काठी नृत्य है। काठी नृत्य, काठी भी लोकप्रिय नृत्य है मध्य प्रदेश का। और बलाई समाज के कलाकार जो होते हैं ये काठी नृत्य करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस समाज के लोगों के द्वारा यह काठी नृत्य किया जाता है। नृत्य के काठी को बांस से सजाया जाता है और वस्त्रों को मोर के पंख से सजाया जाता है। आप जानते हैं काठी जो नृत्य होता है उसमें मोर के पंख और बांसों से सजाया जाता है। समूह के सदस्यों को बागा कहा जाता है। जो काठी नृत्य करते हैं जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? समूह के लोगों को बागा कहा जाता है। और चमकीले रंग की पोशाक पहनते हैं। मुख्य नृत्यक को बड़ा भगत, मुख्य जो हमारा नृत्यक होता है उसे बड़ा भगत कहते हैं और सहायक नृत्यक को छोटा भगत कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटा भगत, बड़ा भगत ये किस नृत्य के पार्ट होते हैं या किसके ये नृत्य के प्रमुख अभिनेता होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। अगला देखते हैं, रजालिया नौकर नृत्य। रजालिया नृत्य क्या है आप देखते हैं। नर्तक दल के साथ जाता है और एक सजी हुई काठी उठाता है। ये बेटा रजालिया होता है, नौकर होता है, ये इसी से संबंधित नृत्य नहीं है। यह नृत्य ढाक नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है जो लयबद्ध ध्वनि के लिए पीतल की थाली के साथ एक छोटी झुग्गी के आकार का होता है। काठी गीतों को कहानी प्राचीन और ऐतिहासिक हैं। इसमें 4 लोक कथाएं प्रचलित हैं। राजा हरिश्चंद्र का चर्चित चित्रण, गोंदार और काठी गीतों की आत्मा, भिल्लों, बाल कथाएं, निमाड़ी बोली, सूर्योजों का महाजन, इन सभी के बारे में बताया जाता है। और आप जानते हैं देवी पार्वती की पूजा की स्तुति करने के लिए निमाड़ी बोली में गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये जो काठी नृत्य है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला देखते हैं, गणगौर नृत्य। आपकी एसएससी जीडी में पूछा गया है क्वेश्चन। गणगौर नृत्य कहाँ का है आप बताएंगे? मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। एक बात बताना चाहते हैं, जो भी ये नृत्य हैं ये पड़ोसी राज्य से भी संबंधित हो सकते हैं।
पड़ोसी राज्य का मतलब हो गया जैसे मध्य प्रदेश से लगा हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इन राज्यों के भी नृत्य क्या हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं या इनसे संबंधित हो सकते हैं। यह निमाड़ क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। यह एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं चैत के महीने में गणगौर देवी, कौन है, महिलाएं चैत के महीने में गणगौर देवी पार्वती का अवतार ही माना जाता है इन्हें, की मूर्ति स्थापित करती हैं और एक साथ ताली और थाली की थाप पर नृत्य करती हैं। ताली और थाली की थाप पर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। गणगौर के दो रूप प्रचलित हैं, एक थलरिया और दूसरा थोला। दो गणगौर के नृत्य और अभी आते हैं जो थलरिया है और थैला है। प्रसिद्ध कलाकार इसके प्रभाकर दुबे, साधना उपाध्याय और हीरालाल सदन। अगला नृत्य देखते हैं फाफरिया। फाफरिया नृत्य देखते हैं। यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यह पुंगी की आवाज पर किया जाता है, पुंगी जो होती है उसी की आवाज पर यह किया जाता है। मदाल्या, मदाल्या जो नृत्य है आप देखते हैं, यह एक पारंपरिक सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, जिसमें एक आदमी ढोल बजाता है और जिसमें पीतल की थाली की तेज आवाज होती है, जिससे नृत्य और अधिक रोमांच हो जाता है। मंडलियां नृत्य केवल महिला नर्तकियों के द्वारा किया जाता है। नर्तक ढोल की थाप पर तेजी से गति बदलता है और हाथों और पैरों की विभिन्न मुद्राएं करता है। आधा खड़ा नृत्य, आधा खड़ा नृत्य यह जन्म, मृत्यु और महत्वपूर्ण समारोह के दौरान किया जाता है। दो चार स्त्रियां घूंघट से झुककर अपने हाथों और घुटनों को ऊपर नीचे करती हैं और कमर पर नृत्य की गति अनुसार ताल के साथ चलती हैं। ढोल इस नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ढोल इसका महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। आगे कुछ नृत्य और देखते हैं, जैसे डंडा नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ये भी मालवा नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और मटकी, मटकी तो अभी आपका क्वेश्चन ही चल रहा था, ये भी किसका नृत्य है, मालवा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा शादियों और अन्य उत्सवों के अवसर पर मटकी का प्रदर्शन किया जाता है। यह मुख्य रूप से सिर पर कई मटकी के बर्तनों को संतुलित करते हुए एक गोलाकार गति में किया जाता है। महिलाओं का चेहरा घूंघट से ढका होता है। आड़ा खड़ा नृत्य मटकी नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है। आपसे पूछ सकता है मटकी नृत्य का एक रूप और कौन सा है, तो आप बताएंगे आड़ा, आड़ा खड़ा क्या है, ये मटकी नृत्य का ही एक रूप है। और इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक वाद्य यंत्र भी क्या है, ढोलक है। ठीक है, ढोलक जो है इस नृत्य में प्राथमिक रूप से क्या वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, बुंदेलखंड के कुछ नृत्य देख लेते हैं। बुंदेलखंड में लोकप्रिय नृत्यों के समृद्ध है। ठीक है, तो रई नृत्य जो है, राई जो नृत्य है यह बुंदेलखंड और बघेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। आप जानते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर पड़ता है। नृत्य श्रृंगार, प्रेम और साहस का एक संयोजक है। यह जन्म, सगाई, शादियों और त्योहारों के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नृत्य के दौरान स्वांग मतलब संवाद हुआ, जिसका मुख्य विषय सामाजिक बुराई है। सागर के राम सहाय पांडे पद्मश्री 2022 राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक है। ठीक है, और यह नर्तक मुख्य रूप से बुंदेलखंड की बेडिया जनजात द्वारा किया जाता है। मूल रूप से दो समूह इस नृत्य को करते हैं, जिसमें से एक प्रश्न पूछता है और दूसरा क्या देता है, उसका माध्यम से उत्तर देता है। तो मतलब प्रश्न उत्तरों के माध्यम से यह क्या होता है, राई नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं शायरा। शायरा नृत्य अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र देवता जो हैं किसके, वर्षा के देवता। भगवान इंद्र किसके देवता हैं, वर्षा के देवता। अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र वर्षा देवता का आशीर्वाद लेने के लिए किसान समुदाय के सदस्यों द्वारा शायरा नृत्य किया जाता है। तो आप बदपू से पूछ सकता है कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आप बताएंगे शायरा नृत्य। युवा लड़के लड़कियां हाथों में लाठी लेकर इस नृत्य में भाग लेते हैं। नृत्य के कदम मधुर लोकगीतों के साथ होते हैं। ढोलक, टिमटिम, टिमकी, मजीरा, मृदंग और बांसुरी प्रमुख इसके वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी और नृत्य और भी हैं, देखें जावरा नृत्य। जवारा नृत्य कौन सा है, इसे जस गीत के रूप में भी जाना जाता है। यह किसान समुदाय द्वारा किया जाता है। महिला नर्तकियां
अपने सिर पर जवारा फसलें भी भरी टोकरियां ले जाती हैं, जो हमारे जीवन में फसलों के महत्व को दर्शाती हैं। नर्तक अपने सिर पर टोकरी को संतुलित करते हुए अपने शरीर को स्थिर रखते हुए लहराती हुई गति में चलती हैं। यह पुरुष और महिला दोनों नर्तकियों के द्वारा किया जाता है। एक होता है बधाई नृत्य, इसको भी देखते हैं। यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाता है। बधाई नृत्य जन्म दिवस, विवाह, तीज त्योहार जैसे खुशियों के अवसर पर किया जाता है। मृदंग और ढबले की थाप पर नृत्य किया जाता है और नर्तक रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, माध्यम कलाबाजी करते हैं। ठीक है, कलाबाजी इसमें की जाती है। अगला देखते हैं कनारा नृत्य। यह नृत्य धोबी जाति द्वारा किया जाता है। कुछ इस प्रकार के नृत्य जिसमें कुछ जनजाति या जातियां प्रमुख रूप से भाग लेती हैं, उनको हमको थोड़ा सा सही से देखना है। इसमें धोबी जाति क्या करती है, जात द्वारा किया जाता है। थिरमधाई नृत्य देखते हैं, थिरमधाई जात द्वारा किया जाता है। यह जन्म, सगाई, शादियों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। नर्तक कथक नृत्य के तरीके से गाता और चलता है। दिवाली नृत्य, यह नृत्य हर साल दिवाली या दीपावली के त्योहार पर किया जाता है। भगवान कृष्ण ने स्थानीय लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और लोग खुशी में नाचने लगे। मुख्य नर्तक अपने हाथों में मोर पंख धारण करता है। हाथों में क्या करता है, मोर पंख धारण करता है। बाकी नर्तक उन पंखों को अपनी आधी पेट में चिपका लेते हैं। नर्तक बहुरंगी परिधान पहनते हैं। ढोलक और नगरिया प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। जब ढोलक की थाप उनकी ऊर्जा और भावनाओं को प्रेरित करती है तो लंबी छड़ियों वाले पुरुष नर्तक मार्शल कला का प्रदर्शन करते हैं। जो मार्शल कला है, आप जानते होंगे मार्शल कला के बारे में, तो वो मार्शल कला का प्रयोग किसमें किया जाता है, दिवाली नृत्य के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखते हैं अहिराई या बिरहा नृत्य। कौन सा नृत्य, अहिराई या बिरहा नृत्य। जब अहीर लोग बिरहा नृत्य करते हैं तो उसे अहिराई कहते हैं। क्या कहते हैं, अहिराई कहते हैं। नृत्य बिरहा गान के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, बिरहा गान के साथ। तो पूछा जा सकता है बिरहा गान के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अहिराई आ जाएगा तो आपको पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन यदि बिरहा ही लिख कर आ जाएगा तो आप पहचान ही लेंगे। इस गाने पर महिला और पुरुष दोनों एक साथ डांस करते हैं। यह विशेष रूप से विवाह के अवसर पर महिलाओं और पुरुषों द्वारा एक प्रतिस्पर्धा रूप में किया जाता है। यह लड़के और लड़कियों को अपने लिए सही साथी चुनने की आज़ादी देता है। गाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख वाद्य नगाड़िया और शहनाई है। आप समझ लीजिए, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि लड़के और लड़कियों को अपना सही साथी चुनने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आप कहेंगे बिरहा या अहिराई नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं कलशा नृत्य क्या है, यह नृत्य अहीर और गड़दिया समुदायों द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अहीर और गड़दिया के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। कलाकार कलश को सिर पर रखता है और ताल पर नृत्य करता है। द्वार पर स्वागत समारोह के दौरान अक्सर नृत्य किया जाता है और नृत्य का स्वरूप प्रश्नोत्तर शैली होता है। प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से यहां नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं दरार नृत्य, दादर नृत्य। दादर या खुशी के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। दादर का प्रदर्शन कोटवार कहार जातियों के द्वारा किया जाता है। केमाली नृत्य कैसा है, इसे साजन सजनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साजन सजनी के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है, तो केमाली नृत्य जो है साजन सजनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह विवाह के अवसर पर प्रश्नोत्तर रूप से किया जाता है। केहरा नृत्य, कहा रवा ताल पर पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग शैलियों में नृत्य करते हैं। अटारी नृत्य, यह नृत्य मध्य प्रदेश की भूमि और बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश। बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक गोलाकार डिजाइन में किया जाता है। नृत्य गोलाकार डिजाइन में किया जाता है, जिसमें दो पुरुष एक के कंधे पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। दो पुरुष एक के कंधे पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला नृत्य देखते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जो लोक नृत्य हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कर्मा, आप जानते हैं कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो बारिश के मौसम में ये जो गोंड और उरांव जनजाति होती है, इनके द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं
जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। संगीत के साथ आने वाले वाद्य यंत्र जैसे मधार, ठुमकी, पायरी, छल्ला और झुमकी हैं। कर्मा नृत्य के विभिन्न रूप हैं जैसे सीकरी, झूमर, घाट वार, एकतारिया, पदेहर, दोहोरी, लहकी, तेगवानी। ये सभी क्या हैं? ये सभी कर्मा के ही क्या हैं? विभिन्न रूप हैं। यह गोंड जनजाति के पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। सैला रीना नृत्य, यह गोंड जनजाति के द्वारा दिया जाता है। कर्मा भी नृत्य गोंड और उरांव जनजाति के द्वारा, जबकि सैला रीना भी गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। जब पुरुष नृत्य करते हैं तो इसे सैला कहा जाता है, और जब कोई महिला इसे करती है तो उसे रीना कहा जाता है। तभी बना है कौन सा? तभी बना है सैल रीना। जब सैल मतलब पुरुष जब नृत्य करता है तो सैल कहा जाता है, यदि महिला करती है तो रीना कहा जाता है, और साथ में ही करते हैं तो सैल रीना हो जाता है। कलाकारों ने एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में मोरपंखी फुहार लेकर नृत्य किया जाता है। उन्हें साधारण पोशाक और पैरों में घुंघरू पहनाकर गोलाकार नृत्य किया जाता है। यह नृत्य समुदाय के प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य समुदाय के प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, तो आप कहेंगे सैला रीना नृत्य क्या है? समुदाय के प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। मंदार प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर वाद्य यंत्र है। रीना नृत्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लोकप्रिय है और दिवाली उत्सव के दौरान यह किया जाता है। गोंचो, गोंचो नृत्य के बारे में जानते हैं। गोंचो गोंड जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर जितने भी आपने देखे हैं नृत्य अभी तक गोंड जनजातियों के द्वारा या अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है। अभी आपने देखा था कि वर्षा के देवता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी नृत्य किए जाते हैं। इसी प्रकार अच्छी वर्षा के लिए भी नृत्य किया जाता है। अगला देखिए भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य, भगोरिया नृत्य क्या है? यह नृत्य होली से 7 दिन पहले भगोरिया उत्सव के दौरान किया जाता है। यह मध्य प्रदेश में कैसे भगोरिया उत्सव? झबुआ, अलीरा, राजपुर, धार जिले भगोरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यह 4 मुख्य आदिवासी समूह जैसे भील, भिलाला, पटलिया और रणथ द्वारा किया जाता है। यह 3 प्रमुख जनजातियों के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं भील और गोंड जनजाति ही अपने यहाँ भारत में सबसे ज्यादा पाई भी जाती है। पुरुष और महिला दोनों नर्तक में भाग लेते हैं और इसे गैर कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? गैर कहा जाता है। पुरुष कलाकार धनुष धारण करता है और इसमें जो महिला होती है उसका साथ दे रही होती है। तो ये हो गया आपका भगोरिया नृत्य। अगला देखते हैं चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य क्या होता है? कोरकू जनजाति, किसकी जनजाति? कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में प्रचलित है। अगला देखते हैं थाप्ती नृत्य। यह नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। नृत्य में पुरुष और महिलाएं नर्तक दोनों भाग लेते हैं। पुरुष पंच और झांग धारण करते हैं और महिलाएं प्रदर्शन करते समय चितकोरा का उपयोग करती हैं। प्रसिद्ध नर्तकी इसकी हैं मोजीलाल कोरकू। मोजीलाल कोरकी इसकी क्या है? प्रसिद्ध नर्तकी हैं और आप जानते हैं कोरकू जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लहंगी देखते हैं। लहंगी भी यहाँ का ही नृत्य है। ये भी बंजारा, सहरिया और बंजारा और कंजर जनजातियों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा लाठी पकड़ा जाता है। लाठी से लयबद्ध ध्वनियों का उत्पन्न किया जाता है। लाठियां बजाई जाती हैं और लाठी बजाकर कुछ करतबों के माध्यम से यह नृत्य किया जाता है। बंजारा महिलाएं चांदी के गहनों से सजी होती हैं और कंट्रास्टिक कढ़ाई के रंगीन कपड़ों का जगमगाते दर्पणों में छोटे छोटे इंसेट में लिपटी होती हैं। अगला देखते हैं लोटा नृत्य। इनका संचालन बंजारों ने ही किया है। महिला कलाकार गहने और भारी कपड़े पहनती हैं और अपने सिर पर बड़े आकार के धात के बर्तन को संतुलित करती हैं और एक लाइनर गोलाकार रूप में चलती हैं। अगला देखते हैं गरबा डांडिया। गरबा डांडिया आप जानते हैं यह निमाड़ क्षेत्र में दशहरा उत्सव के दौरान बंजारा जनजाति कहती है। यहाँ पर सब बंजारा जनजातियों के बारे में बताया गया है। परदोनी नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। आइए और दो चार देख लेते हैं। तरताली नृत्य। तरताली नृत्य भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जो कमर जनजाति जो होती है वो तरताली नृत्य करती है, जो नृत्य के लिए कई तत्वों के साथ एक विस्तृत अनुष्ठान है। यह 2 या 3 महिलाओं द्वारा जमीन पर बैठकर
किया जाता है। मंजीरा छोटी धातु की झांझ पैरों में बांधी होती है और दोनों हाथों में एक झांझ होती है। नर्तक इन लयबद्ध प्रहार करता है, सिर घूंघट से ढका हुआ होता है। कभी कभी दांतों के बीच एक छोटी तलवार संतुलित होती है। पूछा जा सकता है कि कौन से नृत्य में दांतों के बीच एक छोटी सी तलवार संतुलित की जाती है और सिर पर एक सजावट बर्तन संतुलित होता है। नृत्य के साथ स्वर गायन और ढोल होता है। ठीक है, तो तरताली में क्या होता है, दांतों के बीच एक क्या है, छोटी सी तलवार भी क्या होती है, लटकाई जाती है। सुआ या सुग्गा नृत्य, ये जो छत्तीसगढ़ और मैकाल पहाड़ियों की बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है और वहाँ जो मैकाल पर्वत पड़ता है, मैकाल पर्वत जो मध्य प्रदेश के पड़ता है, वहाँ की जो जनजातियों के द्वारा ही, बैगा जनजातियों के द्वारा यह किया जाता है। सुआ शब्द का अर्थ होता है तोता। आप जानते हैं सुआ का अर्थ क्या होता है, तोता। महिला डांसर तोते की चाल को नकल करती है, फिर झुककर हाथों की ताली पर पक्षी की तरह अपना सिर घुमाती है। नर्तकियों में एक अपने सिर पर बर्तन रखती है और घूमती हुई आकृति के रूप में खड़ी होती है। लय प्रदान करने के लिए थिस्की नामक लकड़ी के ताली को छोड़कर किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं ग्रेडा। ग्रेडा तो आप अभी देख भी चुके थे, रबी फसलों के फूलने या जश्न मनाने पर किया जाता है। आगे देखते हैं भैया बदेरी या यादव नृत्य। यादव नृत्य भी किससे संबंधित है, आप जानते हैं दीपावली की कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मुरियानंत या घोटुल के पास किया जाता है। इसकी शुरुआत लड़कों द्वारा दूल्हा और दुल्हन के साथ रस्मी जगह पर रस्म अदाई करने के लिए होती है। थोड़ा सा इतना याद रखिएगा कि रस्म अदाई पर कौन सी की जाती है, तो मुरिया जो नृत्य होता है ये रस्म अदाई पर किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये कुछ आप जो इंपॉर्टेंट को देखे गए हैं, आप आने वाले सेटों में इन प्रकार के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये सभी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास किया गया है। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है, आपको गलत बताना है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, मिताली राज तमिलनाडु, साइना नेहवाल हरियाणा। आप जानते हैं सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं। अंजुम चोपड़ा ये क्रिकेट से संबंधित हैं और मिताली राज ये भी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। आप जानते हैं पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान भी रह चुकी हैं। साइना नेहवाल ये आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है और इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, गलत आपको मिलान करना है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से है, ठीक है। अंजुमन चोपड़ा नई दिल्ली से है। मिताली राज तमिलनाडु से नहीं है, ये है राजस्थान। कहां से हैं, राजस्थान से। आपका ऑप्शन नंबर 3 और साइना नेहवाल हरियाणा से है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। अगला देखते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं मिताली राज के जन्म के बारे में। ये 3 दिसंबर 1982 को भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रही थी। मिताली राज अपने कैरियर की शुरुआत 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी। अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है जब इन्होंने दोहरा शतक बनाया है, पहली महिला है। जून 18 में मिताली राज ने T20 अंतरराष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहले भारतीय बल्लेबाज बनी है। मिताली राज महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला है। तो इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, इनको नाम याद रखिए। मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 या इससे ज़्यादा रन बनाए हैं। मिताली राज एकमात्र खिलाड़ी हैं, पुरुष या महिला में हैं, जिन्होंने एक से अधिक ICC ODI विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया है। 2005 से 17 में 2 बार ऐसा था। मिताली वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहले खिलाड़ी। आप ये समझ जाइए कि इन्होंने रिकॉर्डों का क्या कर दिया है, हैट्रिक लगा दी है। मिताली वीमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में
लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला है। भैया 7 अर्धशतक लगाया है इन्होंने, ठीक है। अगला देखते हैं, मिताली राज महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50+ रन पारी में खेलने वाली संयुक्त रूप से टॉप की प्लेयर हैं। मिताली राज ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 12 बार 50+ रन की पारियां खेली हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेट डेबी हॉकली की बराबरी की है। 2022 जून में मिताली राज ने 39 साल की उम्र में 23 साल के इंटरनेशनल कैरियर को अलविदा कह दिया, मतलब इन्होंने संन्यास ले लिया। मिताली राज के नाम पर बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 155 वनडे मैच में कप्तानी की है, जिसमें से 89 में जीत और 63 में हार मिली है। मिताली राज दुनिया की इकलौती ऐसी कप्तान है जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैच खेले हैं। तो ये कुछ जानकारी हुई मिताली राज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आपको बताना है ये जो संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न में से किसकी शुरुआत की थी। आप जानते हैं 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन तो ये संबंधित है आपका जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो आप जानते हैं जो 101वां संविधान संशोधन था यह जीएसटी था। बिल आपसे पूछ लिया जाए कि बिल कितने नंबर का है, तो बिल जो आपसे पूछ लिया जाए तो ये बिल जो था बिल 122वां था, 122वां नंबर का बिल था और 101वां संविधान संशोधन था। आप सभी लोग जानते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? तो आप देखेंगे, एक का आपका होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी और तीसरा आपका होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और अगला आपका होता है आईजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं जीएसटी। आप स्लैब जानते हैं जीएसटी की कितनी स्लैबें हैं, दर कितनी है, तो 4 दरों में बांटा गया है। 4 दरें हैं, कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी की 4 स्लैबें हैं, ठीक है। और आप जानते हैं जो जीएसटी के बारे में, तो इसमें से आप आंसर बताने का प्रयास करें। एक देश एक आय, एक देश एक कर। हाँ बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन, एक देश में एक कर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक देश एक करों के माध्यम से 17 कर और 23 अधिभार, 17 अधिभार और 23 उपकर, 17 अधिभार और 23 उपकरों के स्थान पर ही क्या लाया गया? जीएसटी। तो ये कैसा कर है? तो आप बताएंगे ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? तो आप बताने का प्रयास करेंगे ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक देश एक कर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोसाइड जैसे होता है, आपको बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कोशिकांग में होता है। कहां होता है भैया? कोशिकांग में, कोशिकांग के अंतर्गत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और एक समूह बनाते हैं, अंततः एक समूह बनाते हैं, अंततः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ये 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। परिवहन, कृषि, भंडारण वही और बीमा। आपको बताना है 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं। व्यापार के लिए आप समझ रहे हैं, इसमें से 3 ऐसे हैं
जो क्या है, व्यापार के लिए सहायक है। आप जानते हैं परिवहन तो व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सहायक है। आपको बताना है, वह बताना है जो समूह से संबंधित नहीं है। कृषि, क्या व्यापार में कहीं कृषि का कार्य आता है? क्या व्यापार में कहीं कृषि का कार्य आता है? तो आप कहेंगे कृषि का कार्य नहीं आता। भंडारण का आता है, क्योंकि आप जब व्यापार करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे, कुछ स्टोर करना पड़ेगा, तो भंडारण होगा। और बीमा, बीमा तो करवाना ही पड़ेगा, कोई भी व्यापार कर रहे हैं आप बीमा नहीं करवाएंगे तो रिस्क आप अपनी इतनी ज्यादा ले नहीं सकते हैं। तो इसमें कृषि का जो होता है योगदान नहीं होता है, तो यही क्या है, इस समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू की माह के किस माह में मनाई जाती है? बहुत ही आप बता लेंगे ये क्वेश्चन, हिंदू के किस माह में मनाई जाती है? आप जानते हैं जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में हम ये जाने तो आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। और कहां जन्म हुआ? तो लुम्बिनी में। और ये जन्म का जो समय था, तो आप जानते हैं जन्म वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को क्या हुआ, जन्म हुआ। मृत्यु 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष। और ये भी कैसा था, वैशाख की पूर्णिमा ही थी। और ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की जो प्राप्त हुई है 35 वर्षों के पश्चात, 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और यह प्राप्ति जो भी हुई वो भी क्या हुई, वैशाख की पूर्णिमा को ही क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये तीनों घटनाएं एक ही दिन घटित हुई। तो इसीलिए ये वैशाख का जो दिन था ये ही क्या था, हिंदू माह में मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा को। तो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के वैशाख में मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिक फेमिनिज्म क्या है, बताना है। तो विश्वविद्यालय से उन्होंने किस नृत्य में क्या ली है, इन्होंने पीएचडी पूरी की है। आपको बताना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, क्या आंध्र प्रदेश का है, बताने का प्रयास करेंगे। कथकली कहाँ का नृत्य है, तो आप कहेंगे केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु का भरतनाट्यम क्या है, शास्त्रीय नृत्य। ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य दिए हैं। और जो इन्होंने विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी नृत्य शैली में, तो वो मोहिनीअट्टम था जिसमें इन्होंने पीएचडी पूरी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट के में दौरान दौलत निया को हराकर कांस्य पदक जीता? आपको बताना है ये बजरंग पुनिया कहां से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। और किस खेल से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे ये कुश्ती से संबंधित हैं। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या किया था, पदक जीता था। ठीक है, तो कांस्य पदक जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कांस्य पदक जीता है। किसको, दौलत निया जबेको को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाका टक राजवंश के संस्थापक कौन थे? वाका टक राजवंश के संस्थापक आपको बताना है कौन थे। प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति, प्रभावती गुप्त। बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, तीसरा वाला विंध्य शक्ति जो थे वो वाका टक राजवंश के क्या थे, संस्थापक थे। आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
वाकाटक साम्राज्य जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के एक राजवंश था जो दक्कन से तीसरी शताब्दी मध्य में शुरू हुआ था। जो आप तीसरी शताब्दी देखते हैं उसी के मध्य शुरू हुआ है। ध्यान दिया जाता है कि वाकाटक कला जो थी, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे और सम्राट वाकाटक हरिसेन के संरक्षण में राकटक बौद्ध विहार और अजंता गुफाओं के चैत्य बनाए गए थे। नागभट्ट प्रथम भारतीय राजा थे जिसने शाही गुर्जर के प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में नहीं, इसमें थोड़ा सा क्रम देखते हैं। जो विंध्य शक्ति थे ये प्रथम शासक, तो अभी आपका जो यही से क्वेश्चन बना कि इसका प्रथम शासक कौन, संस्थापक कौन था, तो विंध्य शक्ति था। प्रवरसेन प्रथम जो इसके बाद विंध्य शक्ति के जो बाद आए थे वो प्रवरसेन प्रथम थे। और प्रवरपुर नंदिवर्धन शाखा वहां उसके बाद स्टार्ट हुई। इसके बाद जो आए रुद्रसेन प्रथम आए जो इसके संस्थापक हुए। पृथ्वीसेन प्रथम आए, रुद्रसेन द्वितीय आए, दिवाकर सेन आए और अभी प्रभावती गुप्त जो आप महिला देख रहे हैं वो प्रवरपुर नंदिवर्धनम शाखा से संबंधित हैं। दामोदर सेन ये प्रवर द्वितीय थे, इनको प्रवर सेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और प्रवर सेन देखो द्वितीय यहाँ पर भी हुए हैं, तो प्रवर सेन द्वितीय एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हुए हैं। अगला देखेंगे नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। उसके बाद जो होता है वत्सुगुलम वंश शाखा स्टार्ट होती है और सर्वसेन जो थे इसके प्रथम क्या बने थे, शासक बने थे। विंध्यसेन यहाँ पर विंध्य शक्ति द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। अगला देखते हैं प्रवर सेन द्वितीय, अज्ञात है यहाँ पर नाम नहीं आया है। और देवसेन आए हैं और हरिसेन आए, तो इनके ये अंतिम शासक थे हरिसेन। तो ये कुछ है शासनों का, मतलब शासकों का क्या है क्रम है, थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लेंगे और थोड़ा सा इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। वैयक्तिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, संभावित विकास स्टॉक और संचित कोष, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण और जैविक अजैविक। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे। ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आइए देखते हैं विकास की स्थिति। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यदि हमको विकास करना है तो कौन कौन से ऐसे संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। आप जानते हैं व्यक्ति की यदि कोई चीज होगी तो संसाधन आप कोई भी किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकते यदि व्यक्ति की है। नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण, नवीनीकरण होना अच्छा है लेकिन गैर नवीनीकरण ये भी बहुत ज्यादा नहीं। जैविक और जैविक ये भी दोनों कोई संभावित नहीं लग रहे हैं। संभावित विकास स्टॉक और संचित कोष ही क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आप कहेंगे भाग है 3। हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना कि मौलिक कर्तव्यों की। अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए, अनुच्छेद है आपका 12 से 35। ये मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और आप जानते हैं मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है, प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का के अंतर्गत है और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 का में बताया गया है। यदि आपसे इसका प्रावधान पूछ लिया जाए, प्रावधान कहां से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। ठीक है, और आप समझ गए 51 का कहां पर लिखा है, यदि का ना लिखा हो तो 51A आप टिक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें और भी क्या कहा जाता है। ये जो करेंसी नोट होते हैं और सिक्के जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा कहते हैं। अब कागजी मुद्रा मतलब 1 रुपये का नोट अब लगभग बंद ही हो चुका है।
2 से लगाकर आप समझ सकते हैं इस समय प्रचलन में नोट 500 का है, तो 500 तक के जो नोट हैं और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें कागजी मुद्रा जितनी भी आपको जो बैंकें हमको संचालित करती हैं पैसे या जो भी धन हमको संचालित करती हैं उनके बारे में है, करेंसी के बारे में। इन्हें क्या कहा जाता है बताना है। पटा विलेखन, कानूनी निविदा, ऋण विलेख, कानूनी अनुबंध। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसको कहा जाता है कानूनी निविदा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कानूनी निविदा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कानूनी निविदा भारत में बैंक नोट और सिक्के 2 प्रकार की वैध मुद्राएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक बैंक नोट 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का, 100, 200, 500, 2000 का हटा दीजिए, जब तक कि प्रचलन से वापस ना लिया जाए किसी भी स्थान पर वैध मुद्रा होगा। मतलब जब तक बैंक आरबीआई के द्वारा यह ना कह दिया जाए, रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा यह ना बता दिया जाए कि यह नोट अब अमान्य है, अब आज से प्रचलन में नहीं होगा, तब तक वो सभी नोट क्या हैं, वैध माने जाएंगे किसी भी स्थान पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए क्या होता है कानूनी विनिता। अगला देखते हैं। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप बताने का प्रयास करेंगे। वाशिंग सोडा आप जानते हैं Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट। कैल्शियम ऑक्साइड है। ये वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2 ये है आपका वाशिंग सोडा, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 और 10H2O। अगला देखते हैं भैया। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल बताना है किस देश के साथ अपनी सीमा क्या है, साझा करता है। भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ और नेपाल के साथ। बताने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल से भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और भूटान से भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। आपको यहां पर पूछना था लंबी सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी पूछा है। चलो ठीक है क्वेश्चन, हमको लगा ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमा साझा नहीं करता है। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और आप जानते हैं बांग्लादेश जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये पूरी भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है, सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है ये बांग्लादेश है। सबसे लंबी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे ये बांग्लादेश है, जो क्या है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल से भी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी नहीं है। तो सेल आप जानते हैं, सेल हुई, भेल हुई, ओएनजीसी हुई, ये सभी क्या है, सार्वजनिक कंपनियां हैं। जबकि एनएसई जो है ये सार्वजनिक कंपनी नहीं है। आइए थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1992 में स्थापित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएसई जो बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप जानते हैं स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से ही हमारे यहाँ जो होते हैं शेयर लगाए जाते हैं या बेचे जाते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के बारे में बताया गया है, भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है।
यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कंपनी में घरेलू निर्माण है। आप समझ जाएंगे, ये पूछा गया है कंपनी कैसी है, तो ये आप जानते हैं कंपनी कैसी है, ये सार्वजनिक कंपनी है। रेलवे, मोटर गाड़ी, सुरक्षा उद्योगों के निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल तथा विशेष दोनों तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। ऑयल आप जानते हैं, ओएनजीसी ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके बारे में बताया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BHEL भेल जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है, इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी है। तो ये सभी लगभग आपकी देख रहे हैं कंपनियां क्या हैं, ये सभी कंपनियां लगभग आपकी सार्वजनिक हैं, जबकि आपकी NSE जो है ये प्राइवेट कंपनी है। अगला देखते हैं, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को कौन करता है? मतलब विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है, ये आपको बताता है। फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है या कमजोर करता है। जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं जिनका जो निर्यात है और व्यापार वाणिज्य जो है, ये सभी ज्यादातर क्या करता है, विस्तार इनका किया जाता है। तो इसमें विस्तार वाला ऑप्शन एक ही बताता है कि फैलता है, तो यही होगा जाएगा अपना ऑप्शन। अगला देखते हैं, 17 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन रहे? ये 2022 का है। ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसके जो अध्यक्ष थे या पार्टी के सदस्य जो थे, ये शरद पवार थे। आइए थोड़ा देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी जो है वर्तमान में, राष्ट्रीय पार्टी 6 हैं। यदि आपसे क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, तो क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या लगभग आपकी 56 है। और यदि आपसे बात करें कि अन्य पार्टियां कितनी हैं, तो लगभग 2700 के आसपास है लगभग। ठीक है, तो अन्य जो छोटी हैं इसको हम क्या कहते हैं, गैर क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको जान लेना है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कौन कौन सी हैं। आप जानते हैं एक आम आदमी पार्टी कैसी है, अब जानते हैं 2012 में आम आदमी पार्टी भी क्या बन गई थी, आम आदमी पार्टी भी आपकी क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर 2022-23 लिखा होना चाहिए था, 23 में। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये आपकी जो पार्टियां हैं, ये 6 पार्टियां ही क्या हैं, इस समय राष्ट्रीय पार्टियों के नाम से जानी जाती हैं। अगला देखते हैं, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक में किसकी स्थापना की गई? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष थे। कबुई नागा एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड कलेक्शन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, मद्रास प्रेसिडेंट एसोसिएशन। ये पिछली आपके सेट में क्वेश्चन आ चुका है और आप जानते हैं 1928 में HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन आ गया है। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, एस शिव कुमार, NK सिंह। तो आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो थे, ये भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद में संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? आप जानते हैं संयुक्त सत्र के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बुलाता कौन है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और आपसे कह दिया जाए
इसको विघटन कौन करता है? विघटन तो भी राष्ट्रपति ही इसका क्या करता है? विघटन करता है। कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोनों किसी बिल पर सहमत नहीं होते हैं, तब बुलाया जाता है। तब ये क्या है? बुलाया जाता है। और आप जानते हैं अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया जा चुका है? तो अभी तक कुल तो 4 बार आया है, लेकिन 3 बार क्या हुआ है? 3 बार इसको लाया गया है। आप जानते हैं 3 बार ये कौन था? पहला था दहेज उन्मूलन से 1961 में। दूसरा आया था आपका बैंकिंग सुधार के लिए आया था। और तीसरा जो आपका आया था वो आपका आया था, तीसरा आपका भी आया था, एक डाक से संबंधित था। आप देख लेंगे तीसरा जो आया था, इस समय याद नहीं आ रहा है, आप देख लेंगे, डाक से संबंधित था, डाक संबंधित। ठीक है, देख लीजिएगा भैया। तो ये 3 प्रकार से पूछे गए हैं, 3 प्रकार से आए हैं। दहेज उन्मूलन आया था और बैंकिंग सुधार के लिए भी आया था, और एक और आया था, ये शायद डाक ही के लिए आया था। चलिए देख लीजिएगा। और 4 बार हालांकि ये इसको लाया जा चुका है, लेकिन 3 बार ही पारित हुआ है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन है? तो अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है, तो ये तो पहले भाई बता दिया है, 3 मौकों पर हो चुकी है। और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, तो ये नहीं करते हैं। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बता दिया ये भी। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है, तो हाँ, दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र को आयोजित किया जाता है, वही है। तो क्या है? लोकसभा और जब से क्या होते हैं? सहमत नहीं होते हैं, उनके बीच में गतिरोध होता है, तभी। ये तीनों सही है भैया, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। तो यही वाला क्या है? गलत है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ये आपका दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चनों की आपको श्रृंखला कैसी लगी, ये आप कमेंट में बताइएगा। और इससे भी अच्छे क्वेश्चन अगले वाली क्लास में आने वाले हैं। यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, इससे संबंधित ही कुछ क्वेश्चन अगली वाली भी स्लाइड में रखे गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें और पढ़ें, और इससे अपनी समझ को और बढ़ाएं और आने वाले समय में अच्छा कर पाएं, ये हमारी आशा है। तब तक के लिए नमस्कार।